हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल। तो हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ये उसका लेक्चर नंबर 4 है। और आपने अगर पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करिए। या तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसकी लिंक, या तो इधर आई बटन पर भी देखने को मिल रहा होगा। तो आज हम पढ़ने वाले थे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और हम बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे इसके एनसीईआरटी के बेसिस पे। तो पहले देख लेते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स। यूजेस ऑफ मेटल्स में पहली बारी आती है इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी, यूटेंसिल्स। मतलब आपकी मशीनरी बनाने में जितने भी मशीन होते हैं वो सारे मेटल के बने होते हैं। ऑटोमोबाइल जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, वो सारे मेटल के होते हैं। ज्वेलरी में गोल्ड हो गया आपका, प्लेटिनम हो गया आपका, सिल्वर हो गया आपका, ये सारे गोल्ड सारे मेटल हैं। यूटेंसिल्स मोस्टली मेटल के होते हैं। फिर पर्टिकुलर मेटल से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें बनी। जैसे गोल्ड इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज और कॉइन। पहले ज़माने के जो अशरफियाँ जिसको बोलते थे वो सारी गोल्ड कॉइन्स को बोलते थे। फिर आपका आ गया सिल्वर इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, कॉइन और यूटेंसिल्स। फिर उससे कोई गरीब राजा आया तो उसकी कॉइन्स जो होती थी वो सिल्वर की होती थी। हर ज्वेलरी भी हो गई, या फिर यूटेंसिल्स भी जितने चांदी के बर्तन जैसे बोलते हैं वो सारे सिल्वर के यूटेंसिल्स हो गए। फिर आ गया आपका कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग वायर। जितने भी वायर्स होते हैं वो सारे कॉपर के बने होते हैं। स्टैचू कॉपर के स्टैचू होते हैं। कॉइन्स भी कॉपर के होते हैं। वायर के कॉपर इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो कॉपर सस्ता होता है, कंपेरेटिवली सस्ता होता है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे एल्यूमिनियम के भी वायर होते हैं, ये और सस्ता होता है लेकिन ये उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता। फिर हम देखते हैं आयरन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप, बिल्डिंग, ब्रिजेस। मतलब कि जितनी भी बिल्डिंग्स हो गई आपकी, बिल्डिंग्स के अंदर पहले आयरन डलता है कोने कोने पे, फिर उस पर ब्रिक्स लगती हैं। और जितने ब्रिजेस होते हैं वो सारे आयरन के होते हैं। शिप का मेन कंस्ट्रक्शन आयरन से होता है। फिर लेड इज़ यूज्ड फॉर बैटरीज। जो बैटरीज होती हैं, सेल्स होती हैं, उसके अंदर लेड होता है। एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वायर एंड फॉइल। मैंने आपको बताया 2 तरह के वायर होते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम, लेकिन कॉपर ज़्यादा अच्छा होता है, वायर और फॉइल। फिर मैग्नीशियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फायरवर्क्स आपके पटाखे में यूज़ होता है मैग्नीशियम। जिंक इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। मैंने आपको बताया था जैसे गल्वनाइजेशन में यूज़ होता है ये रस्टिंग। मतलब किसी नेल के ऊपर आप गैल्वनाइजेशन करो तो मतलब जिंक की कोटिंग चढ़ाओ तो उस पर रस्टिंग नहीं होती, बताया था मैंने। फिर देखते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स में क्या आ गया यूजेस। फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, जैसे खाद हो गया, खेत में खाद डलती है जैसे ग्रोथ बढ़ाने के लिए प्लांट्स की, पौधों की, और कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है। क्रैकर्स में नॉन मेटल्स भी यूज़ होते हैं। ऑक्सीजन, अब पर्टिकुलर कौन सा मेटल किस नॉन मेटल किस में यूज़ होता है वो देखते हैं। ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। मतलब हमें सांस लेने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, जो कि एक नॉन मेटल है। क्लोरीन इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग फैब्रिक्स, स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब जैसे आपने सुना होगा कि हमारी ब्लीचिंग, मतलब कि जैसे डिटर्जेंट वगैरह हो गए, उसमें भी क्लोरीन होता है स्विमिंग पूल साफ़ करने के लिए। या फिर हम जो पानी पीते हैं आरओ का, वो आपके आरओ प्लांट में क्लोरीन का एक वो लगा होता है, कैंडल टाइप्स। तो क्लोरीन आपके पानी को साफ़ करने के लिए और फैब्रिक साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग की तरह यूज़ होता है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब बोलते हैं ना, नमक में फ़र्क होता है, तो जो फ़र्क होता है वो आयोडीन का फ़र्क होता है। किसी नमक में आयोडीन होता है। आयोडीन इसलिए ज़रूरी है कि आपके बोन्स के लिए आपके आयोडीन ज़रूरी है, कैल्शियम ज़रूरी है। आयोडीन आपके बोन्स के लिए ज़रूरी होता है। फिर आता है आपका ग्रेफाइट इज़ यूज फॉर पेंसिल लेड। मतलब जो पेंसिल के अंदर होता है ना, वो ग्रेफाइट होता है, मैंने आपको बताया था। हीलियम इन बलून्स, हीलियम जो होते हैं बलून्स में यूज़ होते हैं। और एमआरआई होता है, आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, बॉडी लेटा गया स्कैनिंग में अंदर डाल देते हैं, तो उसमें उस मशीन में भी हीलियम यूज़ होती है। फिर देखते हैं डायमंड इज़ यूज्ड एज ज्वेलरी। हाँ, ज्वेलरी में डायमंड यूज़ होता है। फिर आर्गन यूज्ड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब। मतलब जो आपके बल्ब होते हैं ना, उसके अंदर गैस होती है। जो पहले, अब के ज़माने में तो एलईडी आ रही है, पहले बल्ब भी आते थे जो येलो येलो जलते थे, उसके अंदर आर्गन गैस होती है। आर्गन तो वो वहाँ यूज़ होता है। एंड नॉन मेटल एक और है, एंटीसेप्टिक में यूज़ हो सकता है। इस पर आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे यूजेस के ऊपर, ऐसा नहीं पूछेगा यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बताओ, तो आप बता दोगे। आपको कोई चीज़ बोल देगा कि ऑटोमोबाइल में कौन सी चीज़ यूज होती है, मेटल या नॉन मेटल, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आयरन बनता है तो मेटल यूज होता होगा। ठीक है, तो आप देख लेते हैं क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज के। उससे पहले आप ये देख लो कि रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या सीखा था, एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल उसके दूसरे
दूसरे कम लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट से। जैसे Fe+CuSO4 अगर कोई रिएक्शन हो रही है, मतलब आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो FeSO4 हो जाएगा और Cu बाहर हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा था। तो इसकी एक सीरीज़ होती है मेटल की, मतलब जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो आप ये कैसे याद करोगे, मतलब जो ये पोटेशियम है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और ये प्लैटिनम तक लीस्ट रिएक्टिव। तो आप कैसे याद करोगे, एक मैंने पैटर्न लाया है वो देख लीजिए आप, थोड़ा फनी सा है। केदारनाथ का माली आलू ज़्यादा फीके पकाता है क्योंकि उसके हाथ सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम से भरे रहते हैं। आप एग्ज़ाम से पहले एक रात पहले 2-3 बार पढ़िएगा, केदारनाथ का माली आलू ज़्यादा फीके पकाता है क्योंकि उसके हाथ सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम से भरे रहते हैं। केदारनाथ का के किस लिए होता है, पोटेशियम, नाथ का Na, नाथ सोडियम, का Ca कैल्शियम, माली Mg मैग्नीशियम, आलू A एल्यूमिनियम, Z जिंक, F आयरन, Fe आयरन, Pb पकाता, P से Pb लेड, H से हाइड्रोजन, क्योंकि का K, Cu मतलब कॉपर, हाथ Hg, यहाँ पे Hg है मरकरी, फिर सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो आपको ज़्यादा थोड़ा अगर इतना याद नहीं भी हो रहा है, वैसे बहुत ईजी एग्जाम से एक रात पहले आप पढ़ना, ज़रूर याद हो जाएगा। अगर याद नहीं भी हो रहा है तो आप इतना याद रखो, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। मतलब ये तीनों चीज़ें, अगर ये तीनों चीज़ें आएंगी तो इसको डिस्प्लेस कर देंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसके सॉल्ट से। और जो ये होता है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इसको हम नोबल मेटल भी बोलते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में है, हम इसको नोबल मेटल भी बोलते हैं। ये ज़रा याद रख, एग्जाम में ऐसा आता था, व्हाट आर नोबल मेटल्स। हाँ, तो देखते हैं तो क्वेश्चन आपका नंबर 1 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मतलब मेलिएबिलिटी पूछ रहा है, किसकी मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, मेटल की। जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। ये नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ये मेटल है, सही है। फिल इन द ब्लैंक, फॉस्फोरस इज अ वेरी नॉन मेटल, क्या होगा आपको नहीं भी पता अगर तो रिएक्टिव नॉन मेटल। छोड़ के नहीं आना है कोई क्वेश्चन, कुछ भी लिख के आना है, वैसे इसका रिएक्टिव होता है। मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब गुड तो बैड तो होगा नहीं, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे आप गुड डाल देना। आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर, मतलब Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। फिर आता है मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है एसिड के साथ रिएक्ट करके। मेटल जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट प्लस H2 गैस, तो गैस दिया हुआ है मतलब हाइड्रोजन गैस। फिर ट्रू और फॉल्स देखिएगा। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, जनरली बोला इसने, ऑल नहीं बोला, मतलब सही है, ट्रू। सोडियम इज़ ए वेरी रिएक्टिव मेटल, सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। इसमें सीरीज में देख लो, पोटेशियम, सोडियम, हाँ बहुत रिएक्टिव है, सेकंड नंबर पे ही है, ट्रू। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम ZnSO4 सॉल्यूशन, कॉपर, अब देखते हैं, कॉपर तो कम रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा है, तो कैसे डिस्प्लेस कर लेगा। जिंक जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करता है, लेकिन इसने बोला कॉपर डिस्प्लेस करेगा, फॉल्स। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब डक्टिलिटी प्रॉपर्टी पूछ रहा है इसमें। कॉपर कोल क्या है आपका, कोल है नॉन मेटल, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता, मेटल डक्टाइल होता है, ये कैसे वायर में बनेगा, फॉल्स। फिर आपकी गिव रीज़न, एल्यूमिनियम आर यूज टू रैप फूड आइटम्स, एल्यूमिनियम फॉयल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका रीज़न दीजिए, क्योंकि उसमें मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है और वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये मैंने लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। बिकॉज एल्यूमिनियम इज malleable, it can be beaten into foil and good conductor of heat, so can keep food hot for long time, सही बात है। इमर्शन रॉड फॉर हीटिंग आर मेटालिक, मतलब वो जो इमर्शन रॉड नहीं होता जिसमें पहले के टाइम में जैसे गीज़र नहीं होता था तो रॉड डालते थे पानी में, अब भी कई घरों में यूज़ होता है, तो वो रॉड मेटल का क्यों होता है, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड इन केरोसिन, मैंने आपको जब पढ़ा रहा था मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल तब भी बताया था, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है। कैन ईजिली कैच फायर इवन व्हेन कॉन्टैक्ट विद एयर। ये मैंने शॉर्ट में लिखा, आप सेंटेंस बना के लिख दोगे। तो इसको केरोसिन में इसलिए डालते हैं क्योंकि ये इजीली कांटेक्ट में ना आए एयर के, वरना ये फायर कैच कर लेगा। ये हो गया। अब देखते हैं कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है जिंक से। वो मेटल, अब वो सीरीज देखना, केदारनाथ का माली आलू ज़्यादा फीके पकाता है क्योंकि बाद में आया और ज़्यादा पहले आया। ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव। कॉपर प्लस ZnSO4 नो रिएक्शन, सही है, रीज़न हो गया। कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल में आप क्या लेमन पिकल रख सकते हो। लेमन पिकल, लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड, उसमें भी एक एसिड होता है। तो आप एल्यूमिनियम को जब किसी एसिड से रिएक्ट करते हो तो एक सॉल्ट बनता है प्लस H2 गैस रिलीज होती है, तो नहीं रख सकते भाई हम, नो, बिकॉज लेमन पिकल कंटेन एसिड विच रिएक्ट विद एल्यूमिनियम एंड लिबरेट H2 गैस, दिस कैन स्पॉइल पिकल। मतलब जो ये H2 गैस रिलीज हुई वो पिकल को ख़राब कर देगी, इसलिए हम उसको एल्यूमिनियम में नहीं रखेंगे, हम किसी प्लास्टिक के डब्बे में रखेंगे। फिर देखते हैं व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट H2SO4 पोर्ड ऑन Cu प्लेट। मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तब बताया था कि Cu जो है वो H2SO4 और HCl से रिएक्ट नहीं करता, ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। देयर विल बी नो रिएक्शन, ये कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। डाइल्यूट H2SO4 में जब आप Cu प्लेट पर डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, हेंस नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। Fe नेल्स मतलब आयरन नेल प्लेस्ड इन CuSO4 सोल्यूशन, मतलब Fe में आप CuSO4 सोल्यूशन में Fe नेल डाल दोगे तो क्या होगा, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। Fe जो ज़्यादा रिएक्टिव है CO से, ये CO को डिस्प्लेस कर देगा, FeSO4 बना लेगा प्लस Cu। Fe being more reactive displaces copper from its copper sulfate solution. Iron plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। बस आपके NCERT के क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होते हैं। तो मैंने आपके आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, उसमें मैंने इसके नोट्स डाल दिए हैं पूरे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो एग्ज़ाम से पहले या भी ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, आप लिखिए। पूरी PDF की लिंक दे दी है मैंने, और इसके नोट्स तो डाल ही दिए हैं, और मैंने आपको बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करा दिए हैं, आप ये कर लीजिए। मैंने जितनी वीडियोस 4 लेक्चर ही बनाया, बस 4 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट, आप वो देख लीजिए। आपसे ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा, सारे बन जाएंगे इस चैप्टर के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नया चैप्टर लाएंगे कोई अच्छा सा साइंस का, तो बने रहिए मेरे साथ प्लीज़। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।